आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने को आ गया तो आप भी एक यूनिकॉर्न बन सकते हैं। नो योर कस्टमर, टॉक टू योर कस्टमर, मार्केट रिसर्च के साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर समझना, ये सक्सेसफुल कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है। दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। तो 5 जन का ऐसा ग्रुप बनाओ जो पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, तो आप भी पॉजिटिव और पावरफुल हो जाएंगे। दैट इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो। आज हम देखेंगे मामा अर्थ का सक्सेस स्टोरी और उसके आईपीओ में बवाल क्यों चल रहा है। मामा अर्थ का स्टोरी जानेंगे, उसके बाद उसके स्ट्रैटेजी सीखेंगे और लास्ट उनके प्लान्ड आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर बसेश गाला। आई एम इंटरनेशनल बिजनेस मेंटोर और मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के हेल्प किया है। मामा अर्थ के स्टोरी से जानने से पहले हम उनके फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं दैट दे आर क्वालिफाइड, दे हैव द राइट एजुकेशन, दे हैव द राइट एक्सपीरियंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल काफी लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास राइट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और वो कनेक्शंस नहीं है। वरुण अलग और गजल अलग, दे आर मैरिड, दे आर अ कपल, दे आर अ पावर कपल। वरुण जी एमबीए है और उन्होंने एफएमसीजी कंपनीज में काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, कनेक्शंस लिया है, लाइक एचयूएल, कोको कोला। और गजल ऑलरेडी काफी कंपनीज में काम कर चुकी है, उन्होंने एज ए ट्रेनर भी कंपनीज में काम किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजाइन एलिमेंट, सॉफ्ट टच भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से सीखा है, विजुअल एंड मॉडर्न आर्ट। तो ये हमें इंस्पायर करता है कि द फाउंडर्स हैव द राइट practical, technical, academic knowledge. They also have the right connection. So this is an important takeaway. 2016 में ये कंपनी का जन्म हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। If I need to understand why was this company formed, ये हमें बहुत ही सिखाएगा, इंस्पायर करेगा कि हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने को आ गया तो आप भी एक यूनिकॉर्न बन सकते हैं। डेली लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम इन्हें इग्नोर करते हैं, बट अगर हम उन्हें बिजनेस बुद्धि से देखें, उन्हें हम अपॉर्चुनिटी के लेंस से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो व्हेन द कपल वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और जब उनको एक पहला उनका बच्चा हुआ तब उन्होंने रियलाइज किया कि मार्केट में जो भी बेबी केयर प्रोडक्ट्स है इंडिया में अवेलेबल, वो बहुत सेफ नहीं है। उनमें हार्मफुल केमिकल्स है, उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स है। तो उन्होंने एज अ केयरिंग कपल क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स से प्रोडक्ट्स मंगाए, उन्होंने यूएस से प्रोडक्ट्स मंगाए, वो प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया। तो उसके कारण बहुत ही इनकन्वीनियंस हो गया। एक तो महंगा पड़ता था कि इतना सारा प्रोडक्ट्स यूएस से मंगाओ, सेकेंड स्टॉक करने के कारण कभी कभी आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स उनको फेंकने पड़ते थे क्योंकि उनका एक्सपायरी आ चुका। तो एक बार फ्रस्ट्रेशन में हस्बैंड और वाइफ का डिस्कशन हो गया और द अलग्स ने एक दूसरे को कहा कि ये क्यों कोई नहीं बना रहा है, बच्चों के लिए सेफ प्रोडक्ट्स क्यों कोई नहीं बना रहा है। तो मस्ती में वरुण अलग ने गजल अलग को ऐसे मस्ती में चैलेंज कर दिया, अरे कोई नहीं बना रहा है तो क्या हुआ, तू बना ले। और ये एक स्टेटमेंट बन गया मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। वो लोग सीरियस हो गए 2016 में और उन्होंने एक रिसर्च टीम फॉइंड किया, लोगों के हेल्प लिए और बोले कि यही बेबी प्रोडक्ट्स हम कैसे सेफ बनाएं। उन्होंने फिर इंडिया मार्केट स्टडी किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, ऑल स्टार्टअप एस्पायरर्स, कि जब भी आप मार्केट एक्सपांड करना चाहते हो, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, नया कंपनी बनाना चाहते हो, मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उन्होंने काफी सारे मदर्स से बात किया, मार्केट में पूरा स्टडी किया एंड दे फाउंड आउट दैट इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे ज्यादा महंगा प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स बहुत लोग नहीं लेते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा मार्केट सर्वे करने के बाद, डिसेंट रिसर्च करने के बाद दे डिसाइडेड ऑन दिस थीम। और देखो ये थीम ने उनकी कंपनी का हार्ट बना। इससे हम कहते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। और क्या था इनका थीम? इनका थीम 3 चीज था। हमें सेफ बनाना है, हमें प्रोडक्ट्स को एकदम सेफ बनाना है। सेकंड, हमें केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाना है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स के पास गए, नेचुरल एक्सपर्ट्स के पास गए, स्किन, ब्यूटी केयर, बेबी केयर एक्सपर्ट्स के पास गए और उन्होंने फॉर्मुलेशन चालू किया। लास्ट, वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग।
देखो कितना स्मार्ट इनका स्ट्रैटेजी है कि उनके पास ऑप्शन था कि नहीं हम प्रीमियम बना सकते हैं या तो बहुत चीप बना सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। लोअर मिडिल क्लास भी एक्स्ट्रा माइल जाके अपने बच्चे के लिए बेस्ट चीज लाएंगे। और अगर उन्हें हमने भरोसा दिलाया कि ये सेफ है, ये केमिकल फ्री है, ये टॉक्सिन फ्री है, ये नेचुरल सोर्सेज से है, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनाया हुआ है और इसका प्राइसिंग भी फेयर है, तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। देखो ये रिसर्च करके ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया कि कौन मेरा कस्टमर है। उनके कस्टमर है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वो कस्टमर का दर्द क्या है? कस्टमर का दर्द है कि मेरे बच्चे को अच्छा चीज मिले, बेस्ट चीज मिले। और वो दर्द को उन्होंने कैसे सॉल्व किया? एकदम सिंपल तरीके से, सेफ, नेचुरल एंड अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। सो दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम मामा अर्थ। और ये उनका लॉन्च उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशंस लिए और पूरे एशिया में दे वर द फर्स्ट कंपनी टू गेट मेड सेफ सर्टिफिकेशन। ये मेड सेफ सर्टिफिकेशन से क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, लोगों को एक्चुअली भरोसा हो गया कि नहीं ये कंपनी सेफ है, नेचुरल है और अपने बच्चों के लिए अच्छा है। नाउ व्हेन दिस कंपनी लॉन्च टुडे, जब वो आईपीओ प्लान कर रहे हैं सपोजिटली 2023 में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव ओवर 140 नेचुरल प्रोडक्ट्स। और अब बेबी केयर को छोड़ के दे हैव एंटर्ड द बीपीसी सेगमेंट। सो व्हाट इज द बीपीसी सेगमेंट? द बीपीसी सेगमेंट इज ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट। ये इंडिया में हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। आजकल सिर्फ बच्चे ही नहीं, बट द मदर्स, द यंगस्टर्स ऑल्सो वांट टू लुक गुड। उनको मॉइस्चराइजर चाहिए, उनको फेस क्रीम चाहिए, उनको अपने हेयर के लिए कुछ चाहिए, उनको लोशन चाहिए। तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। तो ये सेगमेंट भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया, रिसर्च किया, एंड दे फाउंड आउट दैट दिस सेगमेंट ओवर द नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू ग्रो एट अमेजिंग 17% पर एनम। तो उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और इनिशियल प्रोडक्ट्स उन्होंने कैसा बनाया जो लोगों का दर्द सॉल्व करे, लोगों को इजीली एक्सेप्ट हो जाए। उन्होंने बोला कि आप जो बेबी वाइप्स यूज करते हो उसमें हार्मफुल केमिकल है, उसके कारण रैश हो सकता है, कुछ रेयर केसेस में दे कुड आल्सो कॉज डेंजरस डिजीज लाइक कैंसर। और वो लोग ने बोला कि हम नेचुरल ही देंगे आपको, केमिकल फ्री देंगे। तो बैम्बू बेस्ड बेबी वाइप्स बनाया और ये प्रोडक्ट उनका हिट हो चुका। जैसे हम बोलते हैं ना आपका स्टार प्रोडक्ट क्या है, दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार प्रोडक्ट्स कि नहीं हम बेबी वाइप्स आपको बना के देंगे जिसमें कोई सेंट नहीं है, केमिकल्स नहीं है, जो भी है नेचुरल है, सेफ है, जो बेबी को रैश नहीं करेगा, ना ही उसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है। नेक्स्ट उसके बाद वो लोग ने दादी जी के जो फॉर्मूला थे उसको प्रोडक्ट्स में बना दिया कि अगर बहुत ज्यादा गैस हो गया, फ्लैटुलेंस हो गया, तो हम लोग हिंग लगाते थे, तो हिंग रोल ऑन्स उन्होंने चालू कर दिया। तो ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स बना के उन्होंने एक्सेप्टेंस कर दिया आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो योर कस्टमर, टॉक टू योर कस्टमर, मार्केट रिसर्च के साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर समझना, ये सक्सेसफुल कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है। दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। खास करके गजल अलग को इनोवेशन ऑफिसर बनाया गया, रिलेशनशिप ऑफिसर बनाया गया और उन्होंने 200 मदर्स की टीम बनाई। यस, 200 मॉम्स की टीम बनाई। और वो टीम ने क्या किया? दिस टीम वाज कॉल्ड एज द रिसर्च टीम। जब भी कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते थे, ये 200 मदर्स के पास से प्रोडक्ट पहुंच जाता था। वहां पे वो लोग प्रोडक्ट टेस्ट करते थे, प्रोडक्ट का फीडबैक देते थे, राइट फ्रॉम पैकेजिंग, राइट फ्रॉम पोजिशनिंग, राइट फ्रॉम प्राइसिंग, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट यूज, सभी चीजों का फीडबैक ये 200 मॉम्स के ग्रुप से लिया गया, जिसके कारण फेलियर का चांस कम हो गया, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट, नया सर्विस लॉन्च करते हो, ऑलवेज डू अ पायलट विद द टेस्ट मार्केट, विद द कस्टमर सेगमेंट। पायलट करने से आपको जो इनसाइट्स आता है वो आपके फेलियर के चांसेस को कम कर देता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आज के तारीख में इन 2023 बिगिनिंग इट इज एक्सपेक्टेड कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के सेगमेंट में 26% मार्केट शेयर मामा अर्थ का है इन दी D2C सेगमेंट। अब ये D2C क्या है, इनका स्ट्रैटेजी क्या था? इन्होंने बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी किया कि हम इनिशियली बहुत छोटे कंपनी है। उन्होंने फंडिंग भी उठाई और फंडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ट्रेडिशनली इनिशियली जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इनिशियली उनका स्ट्रैटेजी था सिर्फ हम ऑनलाइन बेचेंगे, डिजिटल बेचेंगे।
And that is why this company focus on the strategy which is called as D2C, known as direct to customer. डायरेक्ट टू कस्टमर का मतलब कंपनी का वेबसाइट और डायरेक्ट एंड यूजर दोनों आपस में डिजिटली बात कर रहे हैं, वेबसाइट पे बात कर रहे हैं, अमेजॉन पे बात कर रहे हैं, बीच में कोई दुकानदार नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, ट्रेडिशनल लोगों के कोई भी चेन नहीं, इट इज सेलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर। नॉर्मल प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं कि आप होलसेलर को बेचो, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचो, वो रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, तो इतने सारे लिंक्स बीच में है। इन्होंने डायरेक्ट कस्टमर को ऑनलाइन बेचना चालू किया और इसके कारण इनको एक्सेप्टेंस अच्छा मिला। So 26% in the online space for beauty and personal care products इनके पास मार्केट शेयर है, which shows के मामा अर्थ एक सिग्निफिकेंट लीडर है, एक्सेप्ट हो चुका है और उनके सेल्स फिगर भी ये प्रूव करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया, देयर मार्केटिंग वाज वेरी वेरी लीन। कोई फालतू का अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, फोकस करना है ओनली ऑन द डिजिटल स्पेस। वो लोग ने डिसाइड किया कि हम डिजिटल स्पेस पे ही बेचेंगे, हम हमारे खुद के वेबसाइट पे ही बेचेंगे, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे और बाकी सिमिलर वेबसाइट्स पे जिन्हें हम एग्रीगेटर्स कहते हैं, वहां पे उनका प्रेजेंस था। लेकिन दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। दे डिसाइडेड कि हम कितने दिन Amazon पे डिपेंडेंट रहे, हम कितने दिन फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट रहे। कल उठ के उनका एल्गोरिथम चेंज हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई नया कॉम्पिटिटर आके ज्यादा स्पेंड कर रहा है पैसा, तो हमारा रैंकिंग चेंज हो सकता है। तो उन्होंने मेजर एनर्जी Amazon फ्लिपकार्ट के साथ साथ खुद के वेबसाइट को बिल्ड करने में, खुद के ब्रांड को बिल्ड करने में लगाया और डिजिटल मार्केटिंग में डायनेमिक एड्स का यूज करके, ये जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, डायनेमिक एड्स का यूज करके कि जो कस्टमर को जो चीज पसंद है उसके कुकीज को रीड करके उसको बार बार प्रोडक्ट हैमर करके एक बार वेबसाइट पे या Amazon के साइट पे लेके जाना, वो पूरा स्ट्रैटेजी यूज किया, जिसके कारण अर्ली एक्सेस उन्हें मिल गया। बहुत सारे कस्टमर्स ने मामा अर्थ को ट्राई किया। सो दे हैव यूज्ड द मार्केट, दे हैव यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग अमेजिंगली। और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, नॉन फेसेस डाल दिए। दे वर द फर्स्ट कंपनीज टू यूज अमेजिंग इन्फ्लुएंसर्स, मॉम इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने अपने कम्युनिटी में ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उन्हें एंडोर्स किया। और इसके कारण क्या हुआ कि इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी, इंस्टेंट कनेक्ट ये कंपनी को मिल चुका है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जब आप शिल्पा शेट्टी के साथ एसोसिएट होते हो, जब आप अनीता हसनदानी के साथ एसोसिएट होते हो, जब आप कल्की कोचलिन के साथ एसोसिएट होते हो, जब इंस्टाग्राम में जो जो माइक्रो नैनो फेमस इन्फ्लुएंसर्स है उसके साथ एसोसिएट होते हो, तो उसके कारण आपके ब्रांड का क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है और जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको ट्रस्ट करता है। खास करके मॉम्स ग्रुप, मदर्स ग्रुप, न्यू बेबी ग्रुप, ये ग्रुप में उन्होंने अग्रेसिव प्रमोशन किया और लोगों को एनफोर्स किया, लोगों को एंटाइस किया कि एक बार ये प्रोडक्ट यूज करो, ये सेफ, नेचुरल, अफोर्डेबल है। सेफ, नेचुरल, अफोर्डेबल के साथ साथ जब एक नोन फेस आ गया तो लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना चालू किया, यूज करना चालू किया। तो पूरा उनका मार्केटिंग सोशल मीडिया पे था। फिर फेमस बनने के लिए बिग बॉस जैसे बड़े बड़े सीरीज को उन्होंने स्पॉन्सर किया, उसके साथ उनका नाम जुड़ा और काफी मूवीज में भी, एक मूवी में खास करके जहां पे कल्की कोचलिन काम करती है, वो मूवी में भी उन्होंने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कराया और लोगों को इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में मार्केटिंग किया, ट्रिक किया कि दिस इज अ मदर्स फेवरेट ब्रांड फॉर देयर बेबी। तो ये एनफोर्स कर करके मामा अर्थ अपना स्मार्ट मार्केटिंग चालू किया। अब ये स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने कहा था कि अनीता हसनदानी है, शिल्पा शेट्टी है। इनफैक्ट शिल्पा शेट्टी वाज आल्सो वन ऑफ द अर्लियर इन्वेस्टर्स इन द ब्रांड, नॉट जस्ट अ प्रमोटर, नॉट जस्ट एन इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी, बट ऑल्सो एन इन्वेस्टर। तो ये सब उन्होंने यूज करके बहुत सारे अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया और इकोनॉमिक टाइम्स ब्रांड का उनको बेस्ट ब्रांड मिला, बेस्ट स्टार्टअप मिला, यंग टर्क्स, ऐसे सिग्निफिकेंट अवार्ड्स, पीआर सर्टिफिकेट्स उन्हें मिले, जिसके कारण ब्रांड का और लीडरशिप का क्रेडिबिलिटी बढ़ गया। इनका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन आया 2021 और 22 में, जब शार्क टैंक में वन ऑफ द को फाउंडर्स गजल अलग एज अ शार्क आई। उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया, काफी बिजनेसेस में पिच जो किया उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और वहां पे वो फेमस हो गए। तो मामा अर्थ का मैक्सिमम पीआर आया था शार्क टैंक के थ्रू 2021 और 22 में। अब ये सब करने के बाद आज मामा अर्थ बहुत क्लियर है।
एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, आज वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो रिसर्च करते हैं, मदर्स के साथ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं, एंड एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये इतना स्मार्ट मूव है कि एक कंपनी बहुत सारा काम नहीं कर सकता, एक कंपनी जितना फोकस करेगा उतना आगे ग्रो करेगा। वो D2C और ऑनलाइन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने रियलाइज किया कि अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम ऑफलाइन ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और 2023 के बिगनिंग में उनके स्टैट्स है कि 40,000 ट्रेडिशनल स्टोर्स, यस 40,000 ट्रेडिशनल स्टोर्स में वो प्रेजेंट है, और अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू ये स्टोर से आता है। तो अगर मामा अर्थ 60-65% ऑनलाइन से कमाता है, तो आज 35% ट्रेडिशनल स्टोर से भी कमाता है। 100 से ज्यादा शहरों में इंडिया में वो मौजूद है, उनका प्लेसमेंट हो चुका है, और आगे भी उनका प्लान है EBOs के लिए। व्हाट इज EBO? EBO इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, कि ये कंपलसरी 100% सिर्फ मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट्स रखेंगे। और अब उनका प्लान है कि एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स पे, हाई स्ट्रीट पे, अच्छे लोकेशंस पे जगह लेके वो अपना ब्रांड प्रमोट करे और कस्टमर के पास पहुंचे।